टीवी में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सीक्रेट फाइलों से खुलासा, नेहरू ने नेताजी को लिखा था वॉर क्रिमिनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बोस परिवार की मौजूदगी में सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी गुप्त फाइलें सार्वजनिक करेंगे। जानकारी के अनुसार सारी फाइलों को इकट्ठा सार्वजनिक न करके पहली किश्त में 100 और इसके बाद हर महीने 25-25 फाइलों को सार्वजनिक किया जाएगा। लेकिन इससे पहले ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री को पंडित जवाहरलाल नेहरू की लिखी वो चिट्ठी सार्वजनिक हो गई है, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वॉर क्रिमिनल मतलब युद्ध अपराधी लिखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज जारी की जाने वाली फाइलों में एक चिट्ठी ऐसी भी है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को लिखी थी। इस चिट्ठी में नेहरू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वॉर क्रिमिनल लिखा था। यह चिट्ठी नेहरू जी ने 27 दिसंबर 1945 को लिखी थी। चिट्ठी में नेहरू जी ने इटली को लिखा था कि मुझे अपने भरोसेमंद सूत्र से पता चला है कि सुभाष चंद्र बोस जो आपके वॉर क्रिमिनल हैं, इन्हें स्टालिन ने रूसी सीमा में दाखिल होने की मंजूरी दे दी है। ये रूस द्वारा साफ साफ किया गया धोखा है, क्योंकि रूस ब्रिटिश अमेरिका गठबंधन का भी दोस्त है। रूस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप इस पर ध्यान दें और जो सही लगे वो कार्यवाही करें। इस चिट्ठी की अहम बात यह है कि इसके नीचे नेहरू का सिर्फ नाम लिखा है, उनका कोई दस्तखत नहीं है। A big day for the entire nation. Subhash Chandra Bose was the liberator of India, and for the last 70 years, the nation was awaiting to know the truth of what happened to Subhash Chandra Bose after 18th of August 1945. Many organizations, many individuals, majority members of the Bose family wanted to know the truth. They have written. In fact, my father, Amionath Bose, wrote to Mr. Nehru, the first Prime Minister of India, and we have written to all successive governments and all Prime Ministers since independence, but none of the Prime Ministers or governments responded positively. Today it's the first time in the history of India's freedom movement, in the history of India, that Narendra Modi has positively responded. And not only positively responded, he has made a commitment that he would reveal the truth and release all files pertaining to Netaji Subhash Chandra Bose. So today, I think, should be declared as a day of transparency. India ushers in an era of transparency today on the 23rd of January 2016. Over 100 files are going to be released, and the government has also made a commitment, has given an action plan and a time frame for the subsequent other files that are to be released. Roughly 1,000 files exist. It has been disclosed yesterday. I think 25 files per month would be released from now onwards. So let us wait. Let us see what are there in these 100 files. Government at least has taken the effort of, knowing the truth of what happened to Subhash Bose. But you see, we have to see this in totality. It is not only the files which exist within the country. We need to see the KGB files. We need to see the files which exist with foreign nations, primarily Russia, Germany, Great Britain and Japan. पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की शुक्रवार को नवांशहर विधानसभा हलके में संगत दर्शन के दौरान शाम को गांव बहलूर कला में सांस की तकलीफ के चलते तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें वहां पर ही डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार में स्टीम दी गई। इसके पश्चात मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को नवांशहर के आईवी अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टर हितेश की टीम ने इमरजेंसी में उनका उपचार किया। इसके बाद उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया, जहां उनकी सेहत में सुधार बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पिछले 10 दिनों से छाती की जकड़न के कारण बीमार चल रहे थे। उनका चंडीगढ़ में चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टरों द्वारा इलाज भी चल रहा था। डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह को कड़ाके की सर्दी में संगत दर्शन पर न जाने की सलाह भी दी थी। बताया जाता है कि शुक्रवार को सुबह संगत दर्शन के दौरान 100 के करीब बुखार था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें दवाई भी दी थी। देर शाम जहां ज्यादा सर्दी होने के कारण 6 बजे के करीब मुख्यमंत्री को सांस लेने में दिक्कत आने लगी, जिसके बाद उन्हें तुरंत वहीं पर प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। करीब 8:30 बजे मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल की तबियत स्थिर होने पर उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। सिर्फ प्रिकॉशन के तौर के उत्ते
डॉक्टर ने चेक करने वास्ते थोड़ी देर वास्ते रोकया। आप भी बड़े चेयरफुल मोड दे विच वो तो एंबूलेंस तो तुर के जाना चाहते थे, डॉक्टर ने फोर्स करके व्हील चेयर पर बिठा। बहुत अच्छी स्थिति है। प्रॉब्लम की हुई सी? थोड़ी ठंड का मौसम है, लगातार कई दिनों तो ठंड दे विच सारा दिन ओपन च बैठ के संगत दर्शन कर रहे हैं, इस करके थोड़ी जी प्रॉब्लम आई, पर परमात्मा का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक ठाक। नेशनल शूटर और हाई कोर्ट के वकील मोहाली निवासी सुखमनप्रीत उर्फ सिप्पी सिद्धू मर्डर केस की जांच अब सीबीआई करेगी। पंजाब और हरियाणा के गवर्नर व चंडीगढ़ के प्रशासन कप्तान सिंह सोलंकी की सिफारिश पर सिप्पी हत्या मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। गौरतलब है कि सितंबर 2015 का यह हाई प्रोफेशनल केस अभी तक सुलझ नहीं पाया, जबकि सिप्पी सिद्धू के परिजनों ने इसके लिए हाईकोर्ट की एक सिटिंग जज की बेटी का हाथ बताते हुए पुलिस से उसकी गिरफ्तारी की मांग भी की थी। इसके लिए सिप्पी सिद्धू की परिजनों से चंडीगढ़ में कैंडल मार्च करने के साथ साथ राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी सहित कई अधिकारी व मंत्री से गुहार लगाई गई थी। इसके बाद अब राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने इस मामले की जांच सीबीआई को दे दी है। वहीं जांच सीबीआई को दिए जाने पर सिप्पी के परिजनों ने संतुष्टि जाहिर की है। परिजनों के अनुसार इससे पहले चंडीगढ़ पुलिस सब कुछ पता होने के बावजूद भी दबाव में काम कर रही थी और पुलिस के हाथ खड़े करने के बाद अब जांच सीबीआई को सौंपी गई है। पिछली हेयरिंग ते इन्हें कल्याणी ने आ गल आखी सीगी कि मां पुत सिप्पी दे मदर दे मेरा दोनों का लाई डिटेक्टर टेस्ट होवे। ਅੱਜ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈਓ ਹੈ ਪੂਨਮ ਦਲਾਵਰੀ 26 ਥਾਣੇ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਮਿਸਟਰ ਰੋਹੇਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੀ ਹੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਗੋਲਮੋਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊ ਕੈਨ ਅ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਸਪੈਕਟ ਸੇ ਟੂ ਦਾ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕਹੂਗੀ ਜੱਜ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਵਿਟਨੈਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਆਈਓ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਆਖਤੀ ਕਿ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਦਾ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਅ ਕੇਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ ਟੂ ਦਾ ਸੀਬੀਆਈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੁਣ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਆਪ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਉਹਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕਲਿਆਣੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ। ਕਲਿਆਣੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਤੇ ਮਾਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਇਹ ਜੂਨ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸਬੀਨਾ ਹੋਰੇ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਸਬੀਨਾ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਇਹ ਸਬੀਨਾ ਕਲਿਆਣੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਲਿਆਣੀ ਦਾ ਡੈਡੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜੇ ਆਈ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ। ਇਹ ਸਿੱਪੀ ਦੇ ਮਗਰ ਅਗਸਤ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 11:30 ਵਜੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 18 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਲਿਆਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਨੌਕਰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਲਿਆਣੀ ਦੀਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੀ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਆ ਜਾਈ ਹੈ। 17 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ 18 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਲਿਆਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਐਂ ਕਰਕੇ ਆਂਟੀ ਉਹ ਕੱਲ ਕੋਈ गाड़ी वाले आए थे ना, मेरे को चिंता हो रही है। मैं पिछों सोचती रही, उदों नहीं उस सिप्पी डैथ तो बाद भी उन्होंने उदों पता किवें लग्या सी बंदे आए। मैनूं लगदा भी हो सकदा उदों भी वो, क्योंकि सिप्पी ने उदों 20 नूं जाना सी ते 17 नूं आए सी, उन्होंने ये सी भी चला जाऊगा ये मुंडा हाथ चो, क्योंकि कई बारी कह दिंदा हुंदा सी भी मैं तां दुबारा फिर जाना, असीं तां घर खरीद रहे हैं, उत्थे असीं ये कर रहे हैं, उत्थे इस तरीके नाल मैनूं वो बंदे भी कल्याणी ने भेजे सी। साल 2010 में हरियाणा जनहित कांग्रेस सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई, रणसिंह मान, महेंद्र सिंह मलिक समेत कुल 24 आरोपियों को सेक्टर 25 रैली दंगा मामले में आज जिला अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। संबंधित केस 5 मार्च 2010 को सेक्टर 11 थाना पुलिस ने दर्ज किया था।
मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल, जिन्हें पुलिस ने आरोपी बताया था, उनके ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने इन पर दंगा करने, पुलिस के सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, चोट पहुंचाने, हत्या के प्रयास और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं में केस दर्ज किया था। आज सभी 24 के 24 अक्यूज थे, उनको माननीय अदालत ने बरी कर दिया है और टोटल 26 आदमी थे। एक पीओ डिक्लेयर हो गए थे, चौधरी भजनलाल जी रहे नहीं, तो आज सभी बरी हो गए। तो क्या कुछ आरोप लगाए गए थे पुलिस के द्वारा, जो मामला दायर किया गया था, तो उसमें क्या आरोप लगाए गए? पुलिस ने आरोप लगाया था कि 2010 का मामला है, ये 5 मार्च का यहाँ रैली थी और परमिटेड थी। पुलिस का आरोप था कि सरकारी काम में बाधा डाली इन लोगों ने और प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। तो वो साबित नहीं हुआ है? नहीं, वो देखिए माननीय न्यायाधीश का फैसला क्या है। आज सिर्फ कोर्ट में इतना सुनाया कि सब बरी किए जाते हैं। और बाउंड्री भरवाए गए कुछ 5? हाँ, वो एक 2 साल पहले एक अमेंडमेंट आई थी, उसके तहत पर्सनल बॉन्ड भरना होता है, एक गवाह देना होता है, तो वो प्रक्रिया आज पूरी की गई है अदालत के फैसले के बाद में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विदेशी दौरे के 5वें दिन शुक्रवार को चीन के बीजिंग शहर में चीन की कई बड़ी कंपनियों के साथ 8 MOU साइन हुई। चीन के बीजिंग शहर में आयोजित निवेश रोड शो के दौरान चीन की कई बड़ी कंपनियों के साथ समझौते किए गए। ये समझौते वांडा, चाइना लैंड डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, JDT कॉर्पोरेशन आदि जैसी बड़ी कंपनियों के साथ किए गए। इस रोड शो में चीन की 100 से अधिक बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस अवसर पर उपस्थित निवेशकों व उद्यमियों को गुड़गांव में 7 से 8 मार्च 2016 को आयोजित हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया। पिछले दिनों नाभा ब्लॉक के गांव बाबरपुर की सरकारी डिस्पेंसरी में मियाद खत्म हुई दवाइयों को डिस्पेंसरी में दबाने का पर्दाफाश सांझ टीवी की टीम की तरफ से किया गया। इस मामले की जांच सिविल सर्जन पटियाला की तरफ से की जा रही है, परंतु हैरानी की बात यह है कि डिस्पेंसरी के उच्च अधिकारियों को छोड़कर अंगूठा छाप दर्जा 4 कर्मचारी को डिस्पेंसरी में से निकाल दिया। अब पीड़ित गुरमीत सिंह दर-दर की ठोकरें खा रहा है। जब इस संबंध में पटियाला के सिविल सर्जन के साथ बात की तो उनका कहना था कि सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। इस मामले की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जब उनको दर्जा 4 कर्मचारी को नौकरी से निकालने के बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। पंजाब के सेहत विभाग की तरफ से लाख दावे किए जा रहे हैं कि सरकारी अस्पताल और डिस्पेंसरियों में हर सुविधा मरीज को दी जा रही है, परंतु 21 दिन पहले सांझ टीवी की टीम ने नाभा ब्लॉक के गांव बाबरपुर में बनी सरकारी मिनी हेल्थ सेंटर में मियाद खत्म हुई दवा को जमीन के नीचे दबाने का मामला सामने लाया था। साथ ही इस डिस्पेंसरी में अभी भी मियाद खत्म हुई दवा देखने को मिल रही थी और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, परंतु खबर प्रसारित के बाद सेहत विभाग की तरफ से कार्रवाई करते हुए सिर्फ गरीब व्यक्ति दर्जा 4 कर्मचारी गुरमीत सिंह पर ही शिकंजा कसा है, जबकि गुरमीत सिंह अनपढ़ व्यक्ति है जिसको मियाद गुजरी दवा के बारे में कोई ज्ञान नहीं। परंतु विभाग की तरफ से खाना पूर्ति करते हुए 6 सालों से ठेके पर भर्ती किए गए गुरमीत सिंह को नौकरी से हटा दिया और सरकारी मुलायम पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब पीड़ित दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पीड़ित गुरमीत सिंह ने बताया कि मुझे इस करके नौकरी से निकाला कि तुमने मीडिया को जानकारी दी है कि डिस्पेंसरी अंदर मियाद खत्म दवाएं बेचती है, जबकि मैं अनपढ़ हूं, मुझे दवाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं और डिस्पेंसरी के स्टाफ की तरफ से मुझे मारने की भी धमकी आ रही है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे नौकरी पर दोबारा रखा जाए। सर मैं लगा जी 16 तरीक दूजा महीना 2009 ਦਾ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕਲ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 90 ਛੁੱਟੀ ਲੈਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜੀ। ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਇੰਜਾਮ ਲਾਤਾ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਕਰੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਆਉਣ ਦੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆ, ਬਸ ਤਾਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾर। इस संबंधित पीड़ित के भाई बलविंदर सिंह ने कहा कि मेरा भाई अनपढ़ है,
उसे दवाओं के बारे में कुछ नहीं पता। मेरे भाई को पिछले 6 सालों से सफाई का काम कर रहा था और मेरे भाई को डिस्पेंसरी के बीच में दबी दवाओं की जिम्मेदारी स्टाफ की है। जब इस सब से संबंधित पटियाला के सिविल सर्जन राजीव कुमार भल्ला से बात की तो उनका कहना था कि हम मियाद खत्म दवाओं के बारे में कार्रवाई कर रहे हैं। किसने दवाई दबाई? अब उन्होंने पूछा कि डिस्पेंसरी के दर्जा 4 कर्मचारी की नौकरी से क्यों निकाला, तो इससे संबंधित कुछ भी कहने के लिए उनके पास जवाब नहीं था। लास्ट टाइम भी ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਮਓ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਮੈਡੀਸਨ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। यूनिवर्सिटी हैदराबाद में छात्र रोहित वेमुला खुदकुशी मामले पर शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और अम्बेडकर युवा संगठन ने साझा पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता में एबीवीपी के पूर्व विदेश मंत्री हरियाणा के सुरेंद्र कुमार ने कहा कि रोहित वेमुला की आत्महत्या को राजनीतिक और जातिवाद का रंग दिया जा रहा है। उसकी एबीवीपी कई शब्दों में निंदा करती है। सुरेंद्र ने कहा कि आत्महत्या करने वाला छात्र रोहित वेमुला दलित नहीं, ओबीसी पिछड़ा वर्ग से है और जिस छात्र सुनील कुमार के साथ रोहित वेमुला ने रात को मारपीट की वे भी पिछड़े वर्ग से है। वामपंथी और राष्ट्र विरोधी ताकतें इसको जातिगत रंग दे रही हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एक छात्र की मौत पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। सुरेंद्र ने कहा कि रोहित वेमुला वामपंथी राष्ट्र विरोधी ताकतों के चुगल में फंस चुका था, जिसके कारण उसने आत्महत्या की। रोहित वेमुला ने कैंपस में मुंबई धमाके के आरोपी याकूब मेनन को फांसी दिए जाने का विरोध किया और मेनन के समर्थन में नमाज भी पढ़ी। आतंकियों का समर्थन करने वाला अम्बेडकरवादी नहीं हो सकता, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे। अम्बेडकर युवा संगठन के अध्यक्ष सुभाष कलसाना ने कहा कि वामपंथी पूजनीय डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर युवाओं को बरगलाने का काम भी कर रही है। वामपंथ की विचारधारा और इस देश को आज विश्व में प्रख्यात करने वाली राष्ट्रवादी विचारधारा, ये विचारधारा की लड़ाई है। इसको एक दलित और गैर दलित का रंग दिया जा रहा है, उसका हम विरोध करते हैं। ये जो पूरा षड्यंत्र है, जो रोहित वेमुला की लाश पर आज वामपंथी अपने मरणासन पर पहुंच गए विचार को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी और केजरीवाल वोट बैंक की राजनीति, दलित और गैर दलित के नाम पर राजनीति करके ये कर रहे हैं। इसलिए आज इस देश के युवा को, दलित समुदाय के युवाओं को ये तय करना है कि देश विश्व में आगे बढ़ रहा है कि हमें कौन सी विचारधारा के साथ लगना है। आज देश को समृद्ध बनाने वाली राष्ट्रवादी विचारधारा, उसके साथ हम लगे। वास्तव में मुद्दा यही है, जिस छात्र ने आत्महत्या की है वो भी वामपंथी विचारधारा से संबंध रखता था और उसी वामपंथ के कारण उसने आत्महत्या की है। उसकी आत्महत्या का दोषी वास्तव में वामपंथी लोग हैं, जो इस देश के राष्ट्र के विरोधी हैं। और वही छात्र है, ये वही स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हैदराबाद की अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन, जिसने अम्बेडकर जी के नाम का दुरुपयोग करके और वामपंथी गतिविधियां चलाती है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चलाती है। और वास्तव में याकूब मेमन जो आतंकवादी है, 194 भारत के 194 लोगों की हत्या का जिसके ऊपर आरोप है, जिसने भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जिसको सजा दी है, उसके विरोध में ये छात्र और ये अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन जो है वहां पे गतिविधियां चलाती थी। जो व्यक्ति याकूब मेमन आतंकवादी का समर्थन कर सकता है वो अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकता। हरियाणा के जींद के रेवर गांव के लोग पिछले कुछ दिनों से अजीब बीमारी की चपेट में आए हुए हैं। लोग जब सुबह सोकर उठते हैं तो किसी का मुंह टेढ़ा हुआ मिलता है, किसी के शरीर का एक हिस्सा काम करना बंद हो जाता है। पिछले 5 दिनों में 30 के आसपास ग्रामीण इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीणों द्वारा जींद के डिप्टी कमिश्नर को जब इसकी शिकायत की तो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव जाकर लोगों का हाल जाना। जींद का ये रेफर गांव आजकल अजीब किस्म की बीमारी की चपेट में है। ग्रामीणों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से हर रोज कोई ना कोई ग्रामीण इस बीमारी की चपेट में आ रहा है।
खास बात यह है कि लोग सोते तो ठीक ठाक हैं, लेकिन सुबह जब उठते हैं तो लकवा जैसी इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इनमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। किसी का सुबह मुंह टेढ़ा हुआ मिलता है तो किसी का एक हाथ सुन या किसी की एक टांग सुन हुई मिलती है, जिस कारण ग्रामीण दहशत में है। सुबह वो वही सही उठेगा भी या नहीं, ये डर उनको हमेशा रहता है। भयभीत ग्रामीण जींद के डीसी से मिले और सारी बात बताई, जिसके बाद डीसी ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को गांव में जाकर ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच के लिए कहा।